अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सीज़र के बारे में पढ़ेंगे कि सीज़र की डेफिनेशन क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, साइंस, सिम्टम, काजेस और लास्ट में हम इसकी एनेस्थीसिया मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि सीज़र जो है सडन अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस आता है ब्रेन में, जो कि आपकी बिहेवियर चेंजेस, मूवमेंट, फीलिंग वगैरह सब कुछ को अनकॉन्शियस कर देता है, जो कि नॉर्मली कॉन्शियस लेवल में होता है। सीज़र की बेसिकली डिफरेंट टाइप्स है, जो कि सवेरिटी पे रिलाई करता है। सीज़र टाइप्स वेराई फ्रॉम वेयर एंड हाउ दे बिगिन एंड द ब्रेन, मतलब ये कहाँ पे और किस लेवल पे है, इस पे डिपेंड करता है। सीज़र जो है वो लास्ट करता है, मतलब इसकी रेंज जो है 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक रहती है। अगर ये बढ़ जाए 5 मिनट से तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और आपको हॉस्पिटल रुजू करना चाहिए इसके लिए। सीज़र जो है वो आपकी सोच से भी ज़्यादा कॉमन हो सकता है और ये कैन हैपन आफ्टर शॉक, क्लोज हेड इंजरी, इन्फेक्शन सच एज मेनिंजाइटिस और अदर इलनेस की वजह से भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो है सीज़र की काजेज़ जो है वो अननोन ही रहते हैं। सिम्टम्स में क्या आता है? टेम्पररी कन्फ्यूजन, स्टेरिंग स्पेल, मतलब झटके आना, ज़्यादा अनकॉन्शियस नहीं, वो नॉर्मल से झटके आना, अनकंट्रोलेबल जर्किंग मूवमेंट ऑफ द आर्म एंड लेग्स, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस, इमोशनल सिम्टम्स लाइक फियर, एंजाइटी बार बार आना, ये भी सिम्टम्स में आते हैं सीजर्स के। काजेज़ में बेसिकली क्या आता है? हाई फीवर जैसे मेनिंजाइटिस में होता है, लैक ऑफ स्लीपिंग, आपको अगर नींद नहीं आती ज़्यादा देर तक, मतलब आपकी बीमारी बन चुकी है, तो वो भी काज हो सकती है सीजर्स की। लो ब्लड सोडियम लेवल, हाइपोनेट्रीमिया जिसको कहते हैं, हेड ट्रामा हो गया, स्ट्रोक हो गया और ब्रेन ट्यूमर जो कि लीड करता है क्या सीजर्स को। पैथोजेन या पैथोफिजियोलॉजी में क्या आता है कि सीजर जो है ये कॉन्सेप्चुलाइज है, जो कि अकर करता है डिस्टॉर्शन ऑफ द नॉर्मल बैलेंस बिटवीन एक्साइटेशन एंड इनहिबिशन ऑफ द ब्रेन, मतलब एक्साइटेशन और इनहिबिशन के दरमियान जो बैलेंस है वो अगर बिगाड़ आ जाए उसमें, तो वो लीड करता है सीजर्स को। This excitatory and inhibitory imbalance can result from the alteration and many level of the brain function, मतलब ब्रेन फंक्शन में जब चेंजेस आ जाए तो वो लीड करता है इम्बैलेंस ऑफ एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी को। या फिर ऐसा भी आप कह सकते हैं कि एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी इम्बैलेंस जो है वो रिज़ल्ट करता है ब्रेन के डिफरेंट फंक्शन के इम्बैलेंस में या इंटरेशन में चेंजेस लाता है। फ्रॉम जीन्स, ये जीन्स में भी आ सकता है। एंड सबसेलुलर सिग्नल कास्केड टू वाइडस्प्रेड न्यूरल सर्कल्स, मतलब जीन्स की वजह से भी ये इम्बैलेंस आ सकता है और भी न्यूरल सर्कुलर वाइड स्प्रेड, मतलब उनमें भी अगर चेंजेस आ जाए तो ये इम्बैलेंस काज कर सकता है। द फैक्टर, वो फैक्टर जो कि अल्टर करते हैं एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी बैलेंस को, कैन बी जेनेटिक और एक्वायर्ड भी हो सकते हैं, मतलब ये जेनेटिकली भी फैमिली से भी ट्रांसफ़र हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। जेनेटिकली में क्या आता है कि लीड टू एपिलेप्सी, pathology leading to epilepsy can occur anywhere on the circular level. Circular level मतलब any neural, मतलब नर्वस सिस्टम के लेवल में। एबनॉर्मल सिंपैथेटिक कनेक्टिविटी एंड द कॉर्टिकल डिस्प्लेसिया टू रिसेप्टर लेवल, मतलब रिसेप्टर लेवल में कहाँ पे? एबनॉर्मल गैमा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, मतलब गाबा रिसेप्टर के सब यूनिट एन एंजिम एंजलमन सिंड्रोम, ये एक सिंड्रोम है जो इसकी वजह से काज होता है। टू एबनॉर्मल आयोनिक लेवल, मतलब आयोनिक लेवल की वजह से भी ये हो सकता है जो जेनेटिकल है, मतलब आयोनिक लेवल में पोटाशियम चैनल म्यूटेशन एंड द बिगिनिंग ऑफ द फैमिली न्यूट्रल एपिलेप्सी, मतलब ये जेनेटिकल पैथोलॉजीज़ में इसकी रीज़न जो है वो क्या हो सकती है?
सर्किट लेवल में भी हो सकती है, रिसेप्टर लेवल पे भी हो सकती है, और आयोनिक चैनल फंक्शन में भी हो सकती है। मतलब इन तीनों की वजह से ये जेनेटिकल पैथोलॉजीज में आ सकता है ये। सिमिलरली एक्वायर्ड cerebral insult can alter circuit फंक्शन। मतलब सर्किट फंक्शन मतलब ये न्यूरल फंक्शन को यहाँ पे शो किया गया है। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर अल्ट्रेशन इन हिप्पोकैम्पल सर्कुलेटरी following prolonged fiber seizure and head trauma. The developing brain is particularly prone to seizure for a variety of physiological reason. और ब्रेन जो है उसमें पार्टिकुलरली सीजर आ जाता है फिजियोलॉजिकल रीज़न से भी। इवन ए नॉर्मल डेवलपिंग ब्रेन में भी ये आ सकता है। एक्साइटेटरी साइनेप्टिक फंक्शन जो है वो डिवेलप होते बिफोर इनहिबिटरी साइनेप्टिक फंक्शन, जो कि एनहेंस करता है एक्साइटेशन को, फिर वो लीड करता है सीजर की जनरेशन को। और भी अर्ली लाइफस्टाइल मतलब यंग एज में ये जो न्यूरो ट्रांसमिटरी गाबा रिसेप्टर है वो काज करते हैं एक्साइटेशन को रेदर देन इनहिबिशन में, जो कि आगे लीड करता है सीजर के अकरेंस को। These observations partially explain why younger brain is especially susceptible to seizure. However, seizure can less structurally damage and the developing brain than the adult than an adult brain। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि यंगर ब्रेन जो है वो लेस स्ट्रक्चरल डैमेज होता है उसमें, एंड डेवलपिंग ब्रेन मतलब यंगर ब्रेन जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होता एज़ कम्पेयर टू एडल्ट ब्रेन। एडल्ट ब्रेन जो है वो ज़्यादा डेवलप होता है, उसमें इतनी वो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी फंक्शन में इतनी वो कोलिजन नहीं आती एज़ कम्पेयर टू यंगर ब्रेन, जिसकी वजह से वो लीड करता है सीजर में। देयर हैज़ बीन recent exploration of new information about the genetic base of epilepsy syndrome। न्यू इन्फॉर्मेशन आई है एपिलेप्सी सिंड्रोम के बारे में। बोथ मायोजेनिक एंड पॉलीजेनिक म्यूटेशन कैन लीड टू दी एपिलेप्सी। मतलब इसमें मायोजेनिक मतलब एक जेनेटिक्स और पॉलीजेनिक मतलब मैनी जेनेटिक म्यूटेशन जो है वो लीड करती है एपिलेप्सी को। मतलब पहले तो ये बताया जा रहा था कि सिर्फ एक जेनेटिकल चेंजेस की वजह से आपको सीजर आ सकता है, एपिलेप्सी आ सकती है, लेकिन अब कह रहा है कि एक चेंजेस या फिर ज़्यादा चेंजेस की वजह से भी आपको एपिलेप्सी या सीजर आ सकता है। Many epilepsies have complex genetic basis with the multiple genital defect contribute to state of alteration cellular excitability which underlying epilepsy। epilepsy जो है वो complex genetic base पे रिलाई करता है, जिसमें मल्टीपल जीन डिफेक्ट आता है, कंट्रीब्यूट करता है स्टेट ऑफ अल्टरेशन को सेलुलर एक्टिविटीज़ में, जो कि अंडरलाइंग एपिलेप्सी में आता है। एग्जाम्पल में क्या आता है, कॉपी नंबर ऑफ अ वेरिएंट विच आर डी नो आर इनहेरिटेड डिलीशन, या मतलब इसमें डिलीशन होती है या डुप्लीकेशन आ जाती है जीन्स में, जो कि ज़्यादा होता है 1 kb से, are increasingly recognized as source of genetic mutation in patient with epilepsy, जो कि increasingly recognize करता है as a source of genetic mutation उन patient में जो कि epilepsy में है। As genetic knowledge expand, जैसे ही genetic knowledge expand हो रहा है, there is a hope, यहाँ पे एक hope है कि आगे जाके इसके लिए therapeutic intervention आ जाएगी epilepsy और सीजर्स के लिए। टाइप्स में बेसिकली इसके 2 टाइप्स है, जिसमें पहला आता है फोकल सीजर, दूसरा आता है जनरलाइज सीजर। फोकल सीजर मतलब एक जगह वाली और जनरलाइज सीजर मतलब पूरे ब्रेन में। फोकल सीजर आर रिजल्ट ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन वन एरिया ऑफ द ब्रेन। मतलब एक एरिया इसमें इन्वॉल्व होता है जिसमें नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती है। फोकल सीजर कैन अकर विद आर विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। यहाँ पे कॉन्शियसनेस या तो बरकरार रहती है या फिर लॉस हो जाती है। फोकल सीजर जो है विद द एम्पेयर्ड अवेयरनेस, यहाँ पे अभी 2 स्टेटमेंट है। फोकल सीजर विद द एम्पेयर्ड अवेयरनेस ऑफ दिस सीजर इन्वॉल्व
अ चेंज और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस। यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, ये सीजर इन्वॉल्व होता है, चेंजेस आती है इसमें, या फिर लॉस हो जाती है कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस। यू में स्टेयर, यहाँ पे आपने आसमान को आप देखते हैं, मतलब स्टेयर करते हैं, घूरते हैं, और नॉर्मल एनवायरनमेंट को आप रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। आपकी नॉर्मल मूवमेंट जो है वो ठीक नहीं रहती, आपके हैंड जो है वो रबिंग होती है, चीविंग आप उसमें करते हैं, सॉल्विंग वगैरह, और वॉक इन अ सर्कल या पे सर्कुलर मोशन आप करते हैं यहाँ पे। Focal seizure without loss of consciousness. These seizure may alter motion, emotion, or change in the way think, look, smell, feel, taste or sound, but you don't lose consciousness. यहाँ पे आपने आपकी नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ है, जैसे आपने देखना हुआ, स्मेल, फील, टेस्ट वगैरह, ये अल्टर हो जाते हैं, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो बरकरार रहती है। दिस सीजर में आल्सो रिजल्ट एन वॉलंटरी जर्किंग फॉर योर बॉडी। जर्की मूवमेंट उसमें होती है, सच इज आर्म और लेग आर स्पॉन्टेनियस। सेंसरी सिम्टम्स सच इज टिंगलिंग इसमें आ गए, डिजीनेस इसमें आ गई, और सिम्टम ऑफ द फोकल सीजर में कंफ्यूज विद अदर न्यूरल डिसऑर्डर सच इज माइग्रेन, नार्कोलेप्सी या मेंटल इलनेस। यहाँ के सिम्टम्स जो है ये आपको कंफ्यूज करते हैं कि आपको या तो कि आपको सीजर हो रहा है, या फिर और जो न्यूरल डिसऑर्डर है, जैसे जस्ट लाइक माइग्रेन, नार्कोलेप्सी या मेंटल इलनेस, ये इसके साथ आपको कंफ्यूज करता है कि आपको या तो सीजर है या तो अदर न्यूरल डिसऑर्डर्स है। जनरलाइज सीजन में फिर क्या आता है, जनरलाइज सीजन में आपकी पूरी ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है, और पूरे ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ जो है वो एब्रप्ट हो जाती है, या फिर ख़त्म हो जाती है, या फिर इर्रेगुलर हो जाती है। इसके टाइप्स में आते हैं फिर एब्सेंस सीजर, टॉनिक सीजर, एटॉनिक सीजर, क्लॉनिक सीजर, मायोक्लॉनिक सीजर और टॉनिक क्लॉनिक सीजर, ये सारे इसके टाइप्स में आते हैं। ये इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके पे फर्दर एक एक टॉपिक आता है, जिसकी वजह से हमारा टॉपिक जो है बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए आपको सिर्फ इनके नाम अगर याद हो जाए तो भी काफ़ी है। डायग्नोसिस में बेसिकली आपने क्या करना पड़ता है, इसमें आता है न्यूरल एग्ज़ाम आता है, आपकी न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को आपने देखना पड़ता है। ब्लड टेस्ट इसमें होता है, लंबर पंक्चर जिसमें क्या कहते हैं वो स्पाइनल फ्लूइड जो है उसको विदड्रॉ किया जाता है, जिसमें फिर वायरल लेवल को देखा जाता है कि कौन से लेवल पे है। इसमें एंसेफेलोग्राम इसके ज़रिए आपके ब्रेन की एक्टिविटीज़ को देखा जाता है। सीटी स्कैन आपका किया जाता है, एमआरआई भी की जाती है, और पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी की जाती है, जिसकी वजह से आपकी ब्रेन की एक्टिविटीज़ को इसके ज़रिए भी देखा जा सकता है। और सिग्नल प्रोटॉन एमिशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, ये भी एक टाइप की डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि सीजर के लिए यूज़ होता है। एनेस्थीसिया मैनेजमेंट में बेसिकली प्री ऑपरेटिव वाली आपने क्या करना पड़ता है, आपने फोकस करना पड़ता है कि कौन से सीजर्स है, क्या काजेज़ है सीजर्स के, उसकी ड्रग जो है पेशेंट कौन कौन से यूज़ कर रहा है, पहले तो आपको उस पर फोकस देना होता है। फिर आता है ग्रैंड माल सीजर, जो है एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, complicating factor है, and surgical patient and should be treated promptly to prevent musculoskeletal injury, hypoventilation, hypoxemia एंड एस्पायरेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कंटेंट। ये आपको पहले ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि ये फिर लीड करता है एंड मस्कुलोस्केलेटल इंजरी को, हाइपोवेंटिलेशन को, हाइपोक्सीमिया को, और एस्पायरेशन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट को।
अगर सीज़र्स हो जाए तो पहले पहले आपने क्या करना पड़ता है, पहले आपने एयरवे को ओपन और मेंटेन रखना पड़ता है, और आपको पहली प्रायोरिटी में ऑक्सीजन पेशेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है। फिर आपने प्रोपोफॉल की जो डोजेज 50 से लेकर 100 mg को तक देनी पड़ती है, और या फिर बेंजोडाइज़ेपिन में डायज़ेपाम हो गया, और मिडाज़ोलाम जिसकी डोजेज है 5 mg से लेकर 10 mg तक डायज़ेपाम की, और मिडाज़ोलाम की 1 mg से लेकर 5 mg तक कैन बी इंटरवीजियसली टू टर्मिनेट द सीज़र। ये आप दे सकते हैं टर्मिनेट करने के लिए, सीज़र को टर्मिनेट करने के लिए। मोस्ट पेशेंट विद द सीज़र डिसऑर्डर रिसीव एंटीपायलेक्टिक ड्रग प्री ऑपरेटिवली। जो एंटी सीज़र ड्रग जो है वो यूज़ करते हैं प्री ऑपरेटिवली, मतलब सर्जरी से पहले तक भी। एंटी सीज़र मेडिकेशन शुड बी कंटिन्यूज थ्रू आउट द प्री ऑपरेटिव पीरियड टू मेंटेन थेरेप्यूटिक लेवल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ड्यूरिंग सर्जरी भी एंटी सीज़र थेरेपी जो है वो कंटिन्यू रहती है, ताकि थेरेप्यूटिक लेवल जो है वो मेंटेन रहे। इंट्राऑपरेटिवली बेसिकली आपने क्या करना पड़ता है कि वो ड्रग्स जो कि एनहेंस करते हैं, इंड्यूस करते हैं सीज़र को, उनको हमने अवॉइड करना पड़ता है, जिसमें आता है एनफ्लोरेन। जबकि हमारे पास रीज़नेबल रीज़न होता है कि हमारे पास और आइसोफ्लोरेन हो गया, सीओफ्लोरेन वो मौजूद है, तो हमें चाहिए कि एनफ्लोरेन को हम अवॉइड ही करें। केटामीन हो गया और मेक्टोहेक्सिटाल, ये भी स्मॉल डोज में अगर आप यूज़ करें तो ये फिर भी पार्टिसिपेट करते हैं सीज़र एक्टिविटीज़ में। लार्ज डोज ऑफ एट्राक्यूरियम सेस्ट्राक्यूरियम या मिपिरिडीन जो है ये भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जो कि लीड करता है सीज़र एक्टिविटीज़ को। Hepatic macrosomal enzyme induction should be expected for a chronic anti-seizure therapy। ये एंजाइम जो है ये भी यूज़ करते हैं इंट्राऑपरेटिवली, chronic anti-seizure therapy के लिए यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, स्पेशली पैथोफिजियोलॉजी से रिलेटेड, मतलब पैथोफिजियोलॉजी जो है इसकी काफ़ी मुश्किल है, अगर आपको इसमें कहीं पे कन्फ्यूजन हो, या फिर अगर एब्रीवेशन भी यहाँ पे यूज़ हुई है, अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।